जो हम लोग पढ़ रहे थे आज सुबह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और ये ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड फंक्शन है। हम लोगों ने यहाँ तक इसको डिस्कस किया था जिसमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस से रिलेटेड हमने सारी डिस्कशन की थी और जो जो चैप्टर है पूरे का पूरा ऑलमोस्ट सारा इसी के ऊपर बेस करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस के ऊपर। ये इसको बहुत इन्वायरमेंट के साथ इम्पोर्टेंट देखते हैं। जो हम इसके जो आपको ऑरेंज कलर की जो पट्टी नज़र आ रही है साइड पे, हम इस प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए ही है कि ये हर तरह के एम्प्लॉयज़ को डील करता है और हर तरह के एम्प्लॉयज़ का इस डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न होता है। क्योंकि सैलरीज़ और जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और सारा इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, आपकी सैलरी से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, ये सारे मैटर्स जो हैं वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही डील कर रहा होता है। तो बेसिक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है या सिलेक्शन की, जैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने सिलेक्शन करनी है, तो उसका जो डिसीजन होगा वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के ऊपर होता है। कम और बेश ऐसा होता है कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है मैनेजरियल लेवल पे या डिपार्टमेंटल लेवल पे, जिसमें डिपार्टमेंट के अंदर लोग एम्प्लॉई को असेस करते हैं और उसके बाद उसको रिक्रूट किया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये वैसे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वो अपने पास ये रखते हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लें, उनके उन वो अपने पास ये डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, जो लीडर्स हैं, कि आपने सिलेक्शन करनी है एम्प्लॉइज़ की, तो वो अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है, क्या हमारी मिशन स्टेटमेंट्स हैं, और हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, और उन वैल्यूज़ के मुताबिक हम किन लोगों को हायर करें या किन डिग्री से रिलेटेड लोगों को हायर करें, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है? और काम चलेगा, प्लस हमारा एक कम्पेटिटिव एज बनेगा इन द मार्केट। तो ये असल में सारी चीज़ें हो रही होती हैं एनवायरनमेंट के भी पर्सपेक्टिव में और बाकी की क्यों और जो लीडर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, ये अपने पास पॉलिसी मेकिंग इसीलिए भी रखते हैं कि वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखते हैं, तो वो उसमें वो एनवायरनमेंट का पूरा एनालिसिस करके कि एनवायरनमेंट में जिसके अंदर कंपैटिटर्स भी शामिल हैं, जिसमें प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी शामिल है और प्रोडक्ट की इनोवेशन, रिसर्च और इससे रिलेटेड भी चीज़ें शामिल हैं। प्लस बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं कि आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे लोगों से, तो आपको ऐसे एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है कि जो आपके साथ सिंसियर हो, प्लस आपका डिपेंड उनके ऊपर हो। कस्टमर आप लीडर से नहीं मिलता है, बल्कि कस्टमर आपके एम्प्लॉई से मिलता है और एम्प्लॉइज़ ही किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और या उनकी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। अगर कस्टमर सर्विसेज अच्छी होंगी, जो कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट है अच्छी होंगी, डीलिंग्स अच्छी होंगी एम्प्लॉइज़ की, तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज और उसकी रेपो बिल्डिंग उस हिसाब से ही हो रही होगी मार्केट के अंदर, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एम्प्लॉय से मिले हैं तो उनका स्टाफ बड़ा वेलकमिंग है और कस्टमाइज है और वो कस्टमर की कंप्लेंट को किसी भी तरह बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है और उसका फौरी सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं अफेक्टिंग एचआरएम, इसके अंदर एम्प्लॉइज लेबर यूनियन है सबसे पहले। अ, अब जैसे से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है कि किसी ना किसी तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है वो उसका स्टेक होल्डर होता है। इसी तरह एम्प्लॉइज इंटरनल कस्टमर्स भी कहलाते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के। इंटरनल कस्टमर्स इसलिए कि वो होते तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, लेकिन वो कस्टमर्स इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन उनको पे करती है। अब हर एक एम्प्लॉई, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की फिलॉसफी के अंदर जाते हैं, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ये चीज़ें पता चलती हैं कि ह्यूमंस जो हैं
वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट तो है एक ऑर्गेनाइजेशन का कि उनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। आप एकदम से रिपोर्ट्स नहीं इंस्टॉल कर सकते, मशीन्स नहीं लेके आ सकते, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वो क्रिटिकल कंपोनेंट है या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसका ख़्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। दूसरा, एक लेबर या एक एम्प्लॉयी एक अपनी पूरी लाइफ़ यानी कि अपने पीक एनर्जी आवर्स जो होते हैं 8 आवर्स या 10 आवर्स आपकी आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन को दे रहा होता है और उसकी वजह से ही ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ भी अर्न कर रही होती है और अर्निंग पोज़ीशन पे आती है, तो वो उसका डिपेंड बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए डिपेंडेंस ये ऑर्गेनाइज़ेशंस की एम्प्लॉइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अब एम्प्लॉइज़ के बहुत सारे राइट्स होते हैं, ज़ाहिर है कि डिपेंडेंस तो उनकी है, प्लस दोनों की इंटरडिपेंडेंस भी है। एम्प्लॉयी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर डिपेंडेंट है और ऑर्गेनाइज़ेशन अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। अब एम्प्लॉइज़ की यूनियंस बनी हुई होती हैं कहीं पे भी। अब यूनियंस को वैसे अब बहुत हद तक कम हो चुकी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे सिवावडा के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर यूनियंस पाई जाती हैं। उनमें यूनियन लीडर होता है और जो कि लेबर के बिहाफ के ऊपर बात करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से या ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से बात करता है। और लेबर यूनियंस हैं, असल में लेबर को या एम्प्लॉयी यूनियंस हैं, वो एम्प्लॉइज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं एट द वर्क प्लेस, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कॉन्फ्लिक्ट दोनों का इस वजह से होता है कि एम्प्लॉइज़ को अपने काम से कंसर्न होता है, ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने काम से कंसर्न होता है। एम्प्लॉइज़ अपनी एक 8 घंटे की जॉब करना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट सैलरी लेना चाहते हैं, कि काम हो गया बस इतनी ही रिक्वायरमेंट थी। जबकि ऑर्गेनाइज़ेशन ने अपने ओवरऑल गोल्स को अचीव करना है और ऑर्गेनाइज़ेशन ने एक तो सैलरीज़ देनी है, प्लस उन्होंने अपने फंक्शनिंग को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को ओवरऑल ऑर्गेनाइज़ेशन के मिशन को और विज़न को अचीव करना है। तो एम्प्लॉइज़ की जो लेबर यूनियन है, जो कि एम्प्लॉइज़ को रिप्रेज़ेंट करती हैं, वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसीलिए भी अ, हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर ये एम्प्लॉइज़ की जो लेबर यूनियन होती हैं, उनके लॉज़ बने हुए हैं। ठीक है? और उनको रूट करते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गनाइज़ेशंस, यानी कि गवर्नमेंट पार्टीज़ उनको गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ हैं, प्लस जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो किसी न किसी तरह से लेबर यूनियंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा जब जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर आती है, तो उनसे रिलेटेड जो लेबर होती है, वो उनके जलसे वगैरह में भी जा रहे होते हैं। तो ये लेबर यूनियंस होती हैं जिनके ऊपर लीडर्स होते हैं, वो साथ-साथ अपने लेबर को गाइड कर रहे होते हैं, लेबर की क्या-क्या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। वो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ-साथ भी जा रहे होते हैं। अब लेबर यूनियंस को ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उसके अंदर बहुत हद तक कम कर दिया गया है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है ये ओवरऑल क्लेम ये करता है कि ये एम्प्लॉइज़ की हर तरह की ज़रूरत को या चीज़ों को या न उनकी डिमांड्स को काफ़ी हद तक ये फुलफ़िल कर देता है। तो लेकिन जो लेबर यूनियंस अभी तक पाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में या दूसरी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में, तो वो भी वो उनको ये रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 से 15 एम्प्लॉइज़ मिलके एक यूनियन बना लें, ऐसा नहीं होता। अपनी मर्ज़ी नहीं होती। जो लेबर यूनियंस होती हैं, वो रजिस्टर होती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है और उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद उनके अंदर एक पॉलिटिकल मेंबर या पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा उनके साथ अटैच होता है, जो उनको काफ़ी हद तक गाइड भी कर रहा होता है और उनको अपने मोटिव्स के लिए भी पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए भी यूज़ कर रहा होता है, या जो भी अपनी रिज़र्वेशंस होती हैं, वो उनके साथ डिस्कस की जाती हैं। तो ये एक बड़ा लेवर हो सकता है कि अगर आप यूनियंस की या लेबर की लॉज़ को या लेबर की जो उनका हक बनता है उसको प्रॉपर्ली आप एड्रेस नहीं करते चीज़ों को, तो ये लेबर यूनियंस आपकी कंप्लेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, चीज़ों को सीज़ कर सकते हैं और ऑपरेशंस को होने नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों की वजह से अब ये डिपेंड करता है कि इसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, यूनियन की कितनी बार्गेनिंग पावर है।
और वो कितने स्किलफुल हैं, प्लस वो कितने वो डिज़र्व करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उनको सही तरह से पे नहीं कर सक रही, उनकी क्या वजूहात हैं। और फिर इन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए लेबर यूनियंस असल में एम्प्लॉय यूनियंस बनी हुई होती हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिप्रेजेंट वर्कर्स एंड सीक टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूनियन लीडर होगा या एम्प्लॉय यूनियन लीडर होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस के अंदर, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान ना हो और लेबर यूनियंस का भी नुकसान ना हो। तो ये वो वाला प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स में शामिल हैं द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ फर्म एंड अ यूनियन इलेक्टेड to represent a bargaining unit of employees of the firm in bargaining for wages, hours and working conditions। अगर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो वो लेबर या एम्प्लॉयज आके शिकायत कर सकते हैं। और आवर्स अगर ज़्यादा हैं, यानी कि 8 आवर्स जो स्पेसिफाइड आवर्स हैं लेबर लॉज के मुताबिक, वो 8 घंटे या आप एक लेबर से काम ले सकते हैं। अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो या ज़्यादा काम ले रही होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब सपोज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 3 शिफ्ट में चलती हैं, 24 घंटे वो उनकी वर्किंग को इंश्योर करना होता है, यानी मशीनरी को बंद नहीं किया जा सकता। अब वो 24 घंटे चलती है और 8 आवर्स की शिफ्ट के अंदर चीज़ें चलती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन अपनी उसको बचाने के लिए उसको 2 शिफ्ट्स में सपोज कर देती है कि 3 शिफ्ट्स के बजाय कि हम 2 शिफ्ट्स में करें और हर एक शिफ्ट के अंदर 8 आवर्स की बजाय 11 आवर्स दे दें। तो वो हमारी काफ़ी हद तक जो है ना वो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। हमें 8 आवर्स के लिए एक अलग से शिफ्ट नहीं इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करती है, तो उसको बहुत सारे रैशनल बयान करने होते हैं कि हमारे पास स्किलफुल लेबर नहीं है, हमारी मशीनरी को हैंडल करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें नहीं हैं। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को एक तो 8 घंटे की जॉब के पैसे दिए जाते हैं, प्लस उनके जो बाकी जो उनके एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है 3 घंटे का, तो उसके अंदर उनको 3 घंटे का जो उनके साथ उनसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है उसको उनकी अलग से पे दी जाती है या उनको कहीं न कहीं कंपनसेट किया जाता है। तो ये कंपनसेट करने का मकसद ही यही है कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर ये चीज़ें की जाती हैं। अब इसमें अब गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस में कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत हद तक चीज़ों को या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अब लेबर लॉज गवर्नमेंट की तरफ से बनते हैं और उनको रेगुलेट किया जाता है और लिमिट मैनेजेरियल डिस्क्रिशन इन हायरिंग। और इसमें जो ये मैनेजेरियल डिस्क्रिशन का मतलब है कि जो मैनेजर्स अपनी रखते हैं पावर उनके ऊपर कि ये हायरिंग के ऊपर कि उनकी पावर होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हायर करने की पावर होती है उनके पास। देन प्रोमोटिंग एंड डिस्करेजिंग एम्प्लॉयज, जो उनके पास ये पावर है उसको लिमिट करने के लिए लेबर लॉज बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि लेबर्स को लेबर की पार्टिसिपेशन को प्लस उनको थोड़े से राइट्स दिए जाएं, क्योंकि लेबर इम्पॉर्टेंट भी होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्लस वो उनको छोटा तबका समझकर पीसा ना जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इस वजह से गवर्नमेंट अपने लॉज या चीज़ें बनाती है कि दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को, जिसको हम लोग एजेंसी प्रॉब्लम भी कहते हैं, कि दोनों के ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं, राइट्स होते हैं और लेबर के एक अपने गोल्स होते हैं। तो दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम से कम किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और अपने लॉज को एस्टेब्लिश करती है। अब एफर्मेटिव एक्शन की बात इसमें किया, लिमिट मैनेजेरियल डिस्क्रिशन हायरिंग प्रमोटिंग एंड डिस्करेजिंग एम्प्लॉइज में के बाद एफर्मेटिव एक्शन है द रिक्वायरमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स
to ensure the full participation of protected groups in its workforce. Affirmative action एफर्मेटिव एक्शन जो है ये भी एक एक्शन है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोएक्टिव स्टेप्स ले लेती है कि जिनके ऊपर अब प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं, जैसा यूनियंस हैं, उनके वो उनमें प्रोटेक्टेड ग्रुप हैं। सपोज की एक यूनियन बनी हुई है एक खास रिलीजियस बैकग्राउंड की, क्रिश्चियंस की एक कम्युनिटी बनी हुई है, कम्युनिटी है वो उनके आपके प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं। अब उनके राइट्स किसी भी तरह से सफ़र ना हो, इस वजह से एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिश्चियंस काफ़ी सारे हैं, तो वो प्रोटेक्टेड ग्रुप हैं, उनके वो कहीं से वायलेट ना हो, कि उनके राइट्स वायलेट ना हो, यानी वो उनकी प्रैक्टिस के एक ख़ास तरीका है या मुस्लिम्स की प्रैक्टिस का एक ख़ास तरीका है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने चीज़ों को खुद से करती है, लेकिन सपोज एक 25 दिसंबर को उनकी ईद होती है, तो वो प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं। अब उनको उस 25 दिसंबर को या उनकी जो ईस्टर के डेज होते हैं उसके अंदर उनको रिलीफ चाहिए या उनको छुट्टी चाहिए, तो ये जो प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं या एफर्मेटिव एक्शन के लिया जाता है, जो प्रोटेक्टेड ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दोनों के बिहाफ पे यानी दोनों की बार्गेनिंग किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए कि हाँ ये दोनों का हक बनता है या उनकी चीज़ों को या उनके इंटरेस्ट को करने के लिए, सेव करने के लिए ये एक्शन लिए जाते हैं, जिसको हम एफर्मेटिव एक्शंस कह रहे हैं। इसके बाद है पॉलिसीज दैट टेक फैक्टर्स इंक्लूडिंग रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन। ये सारी पॉलिसीज हैं जिनके मुताबिक इनटू कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू बेनिफिट एंड अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप इन एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड बिजनेस। ठीक है, अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं जो यानी कि उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सक रही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू डिफरेंट रिलीजियस ओरिएंटेशन, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है कि उनको इन डेज के अंदर छुट्टी दी जानी चाहिए। अब मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं बाहर अगर आप लोग देखें फॉरेन कंट्रीज में, वो लोग जाके जॉब करते हैं वहाँ पे मुस्लिम्स का मुस्लिम कम्युनिटी के को अक्सर छुट्टी नहीं मिलती ईद के डेज में, या जब छुट्टी नहीं दी जाती तो फिर वो ये वाले जो गवर्नमेंट उनके बारे में रेगुलेट करती है कि इनको इनके रिलीजियस फेस्टिवल्स या ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करने के लिए तो इनको इस तरह से कंपनसेट किया जाए और उनके राइट्स को रिजर्व किया जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद प्रोटेक्टेड ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी आ रही है। अभी प्रोटेक्टेड ग्रुप्स में प्रोटेक्टेड ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ पीपल qualified for special protection of a law, protection of by a law, policy or similar authority. A protected group is a group of people qualified for special protection by a law. अब लॉज बना दिए जाते हैं कि इस कम्युनिटी के लोगों के लिए ये लॉज हैं, इस कम्युनिटी के लोगों के लिए ये लॉज हैं, फिर पॉलिसी इस्टेब्लिश कर दी जाती है और सिमिलर अथॉरिटी के थ्रू। इसके बाद laws protects employees from discrimination or harassment based on sex, religion, race, age, disability, color, creed और नस्ल होते हैं creed का मतलब नेशनल ओरिजिन और रिलीजन। ठीक है, नेशनल ओरिजिन और रिलीजन। अब ये सारी बेस के ऊपर जो प्रोटेक्शन किसी भी एक इंसान को मिल सकती है उसके ऊपर, या किसी एक एम्प्लॉय को जो एक जगह पर काम करता है इन बेसिस के ऊपर, तो वो उसकी प्रोटेक्शन की जा सकती है। तो ये प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं। अब इसके अंदर ये जो मेजर यूएस फेडरल लॉज आपके सामने आ रहे हैं, ये हम इक्वल पे, ये पाकिस्तान में भी इसी तरह से हैं, लेकिन इनकी हम लोग इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे इसे रिलेटेड, क्योंकि हमारे कोर्स की ये नहीं रिक्वायरमेंट। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को के प्रोसेसेस को थोड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर इक्वल पे एक्ट है। ये पाकिस्तान के अंदर भी इक्वल पे एक्ट है और पाकिस्तान के ये असल में बुक यूएस की तरफ से लिखी गई है, तो उन्होंने अपने राइट्स को बताया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हैं और उनकी डेट्स और चीज़ें वगैरह सब कुछ मेंशन है। लेबर लॉज होते हैं एंड सिविल राइट्स एक्ट हैं,
पाकिस्तान के अंदर भी हैं। एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट ये भी सारा है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एक्ट ये भी है, और प्राइवेसी एक्ट और मैंडेटरी रिटायरमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी हद तक हमें नज़र नहीं आती, लेकिन काफ़ी हद तक लॉज और चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं, और लेबर लॉज वो स्पेसिफाइड हैं ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की तरफ से। देन वर्कर एडजस्टमेंट एंड रीट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट ये नहीं है। एंड देन अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स हैं जो कि अमेरिका के हैं, और हम इससे रिलेटेड ही पाकिस्तान के अंदर या हर कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं लेबर से रिलेटेड लॉज। इसकी डेप्थ में नहीं हम जाएंगे, हमारे स्कोप से बाहर है ये वाली चीज़ें। अच्छा जी, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर the process by which managers ensure that they have a right number and kind of people in the right place and at the right times who are capable of effectively and efficiently performing their task. एक ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस है, मैनेजर्स इसमें इंश्योर करते हैं कि राइट बंदा, यानी कि एक सही बंदा एक सही जगह पर प्लेस किया जाए, और एक सही टाइम में उसे काम लिया जाए, हु आर कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्मिंग देयर टास्क। देन इसके अंदर हेल्प्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है हेल्प्स अवॉइड सडन टैलेंट शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस। टैलेंट का जो शॉर्टेज है उसको कम करने के लिए इसकी प्लानिंग की जाती है। तो अगर हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए तो हमें इनोवेटिव मशीनरी हम कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास लेबर भी या एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हों, तो हम ये प्लानिंग का हिस्सा बनाएंगे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ये प्लान किया जाता है कि किन लोगों को हायर करना है, किस स्किल सेट के साथ लोगों को हायर करना है, किस किस्म की ट्रेनिंग्स देनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये प्लानिंग की जाती है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का नाम दे रहे हैं। इसके बाद स्टेप्स इन एचआर प्लानिंग: असेस करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, assessing future needs for human resources, then developing a program to meet those future needs. अब ऐसे प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश करना, डेवलप करना कि आपके प्रोग्राम को फ्यूचर नीड्स को वो फुलफिल किया जा सके, तो ये आपकी प्लानिंग से ही रिलेटेड होता है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होगी कि फ्यूचर में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक हो सकती है, प्लानिंग की जाती है। तो अब करंट असेसमेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री में रिव्यू ऑफ द करंट मेकअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस करंट रिसोर्स स्टेटस, करंट क्या स्टेटस है। इसके अंदर जॉब एनालिसिस जो जिसकी हम सुबह भी बात कर रहे थे, इसका अब जिक्र आने लगे है। जॉब एनालिसिस है एन असेसमेंट दैट डिफाइंस द जॉब एंड बिहेवियर नेसेसरी टू परफॉर्म ए जॉब। अब ओवरऑल एक जॉब को एनालिसिस करती है, और किस किस्म के बिहेवियर या लोगों का एक्शन या पीपल का एक्शन रिक्वायर्ड होता है एक वर्क प्लेस के ऊपर, उसको हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं टोटल, यानी कि किस तरह की जॉब है, यानी किसी एक मशीनरी को ऑपरेट करना है, तो ये जॉब ये है कि आपने 8 घंटे तक इस मशीनरी के इस कंपोनेंट को आपने ऑपरेट करना है, या आपके, और प्लस इसके लिए कौन से स्किल सेट के जो लेबर है वो रिक्वायर्ड होगी। तो ये पूरा एक उस जॉब से रिलेटेड ये जॉब एनालिसिस कहलाता है। इसके अंदर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज शामिल है। नॉलेज क्या, नॉलेज कितना है एम्प्लॉय का, और रिक्वायरमेंट क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, और फिर स्किल्स क्या है लेबर के पास, और रिक्वायर्ड क्या है, और फिर एबिलिटीज़ क्या हैं एक लेबर की या एम्प्लॉय की, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रिक्वायर्ड है। तो इसको हम लोग KSA एनालिसिस भी कहते हैं, इसके अंदर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ एनालिसिस भी कहते हैं इसको। इसको जॉब एनालिसिस कह लें या नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ एनालिसिस कह लें। दिस रिक्वायर्स कंडक्टिंग इंटरव्यूज, engaging in direct observation and collecting the self reports of employees and their managers. रिक्वायर्स कंडक्टिंग इंटरव्यूज, ये सारे एनालिसिस के दौरान जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोग इंटरव्यू करते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एम्प्लॉय वाकई में कितना स्किलफुल है, प्लस वो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना ऑथेंटिक है या ठीक है कि आप वो इस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। जॉब एनालिसिस के जो 2 कंपोनेंट्स हैं
वो एक जॉब डिस्क्रिप्शन है और एक है जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि जॉब एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग केएससी एनालिसिस कह रहे हैं, जिसको नॉलेज स्किल और एबिलिटीज़ का जो एक एनालिसिस है, एक रिक्वायरमेंट क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, और उससे रिलेटेड कौन से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपॉइंट किया जाएगा, इसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। अब इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की कुछ चीज़ें हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द जॉब होल्डर्स डज, हाउ इट इज़ डन एंड व्हाई इट इज़ डन। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक रिटन स्टेटमेंट हम लोग उसको राइट डाउन कर लेते हैं कि व्हाट द जॉब होल्डर्स डज, कि जॉब होल्डर यानी कि जो भी इस जॉब को परफॉर्म करे वो क्या करे, और हाउ इट इज़ डन, और किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, और व्हाई इट इज़ डन, और क्यों की जाएगी, ठीक है, इसका मकसद क्या होगा। अब जॉब स्पेसिफिकेशन उससे रिलेटेड अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एक ऐसे जॉब को डिस्क्राइब कर रही है कि किस किस्म की जॉब है, नेचर क्या है जॉब की, हार्ड नेचर है, सॉफ्ट नेचर है, या क्या नेचर क्या है असल में जॉब की, और जॉब स्पेसिफिकेशन के उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल सेट या कौन से ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। ये उसकी रिटन स्टेटमेंट है। अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशंस दैट अ पर्सन मस्ट पोजेस टू परफॉर्म अ गिवन जॉब सक्सेसफुली। और अब जिस तरह आपने लोगों ने देखा होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट को देखी हो शायद आप लोगों ने, जिसमें ज़रूरत बाय स्टाफ या लिखा हुआ होता है जॉब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, हर रोज़ आई भी होती हैं जॉब्स न्यूज़पेपर के अंदर। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो जॉब आई हुई होती है उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म की जॉब के लिए ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, और जॉब में उनको करना क्या होगा, कितने आवर्स काम करना होगा, कितनी किस नेचर की जॉब है, और ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ होता है, इनकी डेजिग्नेट की हुई होती हैं जॉब्स। और उसके बाद फिर यानी किस लेवल के लिए रिक्वायरमेंट है, मैनेजेरियल लेवल के लिए है या लेबर लेवल के लिए है या एम्प्लॉय लेवल के लिए है, किस लेवल के लिए है, ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने डिफाइन किया हुआ होता है। और इसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर कितनी कौन सी स्किल सेट एक ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायर्ड है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर मीटिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स के अंदर सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ और डिमांड फॉर एम्प्लॉयज़, इन दोनों का बैलेंस करना है, इनका बैलेंस रिक्वायरमेंट है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफ, स्ट्रेटेजिक गोल्स को अटेन करने के लिए यानी कि इसके पीछे क्या होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करना है। एंड फोरकास्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि ये नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन सपोज उसको लाना चाह रही है या इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है, तो उससे रिलेटेड आपके क्या फोरकास्ट होगी, उसके फोरकास्ट होता है कि आपने उसको फ्यूचर में उसको किस तरह से देख रहे हैं। एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज, ये सारी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग, ये फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, और उसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ की सप्लाई और एम्प्लॉयज़ की डिमांड, और उसको हम लोगों ने बैलेंस करना होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। हमने एक्सेसिव स्टाफ नहीं रखना, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसानदेह होगा। जिस तरह से हम लोग अब पीआईए, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा रहा है, पीआईए का आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो इदारा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया गया, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं, और उनकी वजह से वोटिंग के लिए अपने गांव के लोग और इधर-उधर के बहुत सारे लोग उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हर दौर में हायर करती रहीं ऑर्गेनाइजेशंस, कि उनका इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और जो इलेक्ट होके आते हैं लोग, वो उन्होंने कमिटमेंट की हुई होती है अपने लोगों से, इस वजह से फिर वहाँ पर एक्सेस हो गया। अब उन उस एक्सेस की वजह से अगर पीआईए का देखें तो उसका रेवेन्यू इतना नहीं है, और उसकी सेल्स भी इतनी नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत लो है।
लेकिन उधर एक्सेसिव स्टाफ है। अब आप कहें कि एक काम को करने के लिए 10 लोग अवेलेबल हैं, लेकिन वो काम की क्वालिटी कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी, बल्कि कम हो जाएगी। तो इसलिए क्वालिटी उसकी उनकी सर्विसेज की इतनी हाई नहीं रही, क्योंकि 10 एक काम को करने वाले अगर 20 लोग या 50 लोग हैं, तो उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 50 के 50 लोग वो काम कर रहे होंगे, बल्कि उनमें से कोई एक भी काम नहीं कर रहा होगा। और सारे पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ, जब एम्प्लॉयज़ को के पास डायरेक्शन नहीं होती, चीज़ें नहीं होती और काम करने की ये नहीं, उनको पता नहीं होता है कि ये काम उन्होंने परफ़ॉर्म करना है, तो वो सारा दिन बैठ के वहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं और नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और पॉलिटिक्स में फिर इसके अलावा यानी कि उसमें फिर ऑर्गेनाइज़ेशन की जो फंक्शनिंग है, वो ओवरऑल बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से एक्सेस को आपने करना होता है कंट्रोल, और शॉर्टेज को भी कंट्रोल करना होता है कि कुछ कोई ऐसे काम है कि उसको करने वाला कोई है ही नहीं, को परफ़ॉर्म करने वाला कोई बंदा ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना, बल्कि आपने उस चीज़ को बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस का नाम ही असल में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स की जो ये सारी फंक्शनिंग है, हम लोग इसका बैलेंस क्रिएट करने के लिए पर्पस हमारा जो है बैलेंस रखना होता है एक किसी भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन में। अब रिक्रूटमेंट एंड डी-रिक्रूटमेंट, a process of locating, identifying, and attracting capable applicants to an organization, and de-recruitment, the process of reducing a surplus of employees in the workforce of an organization. अब de-recruitment इसलिए की जाती है कि आपने एक्सेस को ख़त्म करना है, कम करना है। तो और ये इसलिए डी रिक्रूटमेंट की जाती है, गोल्डन शेक हैंड्स दिए जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जब एक चेंज के प्रोसेस में होती है, उधर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, उनको भी वो निकालती है कि जो अब उसको वेलकम नहीं कर रहे होते, या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट नहीं कर रहे होते, और उसकी न्यू स्ट्रेटजीज को अपना नहीं रहे होते, उनकी डी रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद फिर आपकी ये सारी चीज़ें जो ई रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉइज थ्रू द इंटरनेट, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स या ऑनलाइन रिक्रूटर्स, ये ई ई रिक्रूटमेंट्स हैं कि आप ऑनलाइन उनकी हायरिंग करते हैं। अच्छा जी, ये जो है एडवांटेजेस, यानी मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स, कहाँ-कहाँ से मिल सकते हैं? इंटरनेट से, एम्प्लॉयज़ रेफरल से, या एक एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो अपने किसी को रेफर कर देता है कि इस जॉब के लिए ये बंदा सूटेबल रहेगा, रेफरल से आते हैं। और कंपनी वेबसाइट से, ये आपके ये सोर्स हैं। और पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स कहाँ से आएँगे? कॉलेज रिक्रूटिंग, ये और यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिज़नेस स्कूल्स में और दूसरी जगहों पे जाती हैं और अपनी इंट्रोडक्शन करवाती हैं कि यहाँ से पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स को हायर किया जा सके। जैसे आप लोगों की भी गिफ्ट में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग अक्सर आए रहते हैं, और वो इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। वो अपना आके कंपनीज़ इंट्रोडक्शन देती हैं, जिसकी वज़ह से जब अपने स्टूडेंट्स अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाते हैं। उनसे बात करते हैं, और अगर वो सूटेबल लगती है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज़ को, या पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनकी जॉब वगैरह दी जाती है। तो ये मेजर सोर्सेज़ हैं पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स के लिए। और इसके बाद फिर डी रिक्रूटमेंट ऑप्शंस जो है, फायरिंग, ले-ऑफ्स, एट्रिशन, ट्रांसफर्स, रिड्यूस वर्क वीक्स, और अर्ली रिटायरमेंट्स एंड जॉब शेयरिंग। ये सारी डी रिक्रूटमेंट्स की ऑप्शंस में आती हैं कि जॉब शेयरिंग कर ली जाए, इनके साथ आपने काम करना है। आपको यानी कि गोल्डन शेक यानी आपको निकाल नहीं रहे, बल्कि आप उनके साथ शेयर करवा लिया, किसी के साथ शेयर करवा दिया कि ये ज़्यादा स्किलफुल है, ये ज़्यादा स्किलफुल नहीं है। उन दोनों एम्प्लॉइज़ को आपस में जॉब शेयरिंग करवा दी। फिर अर्ली रिटायरमेंट्स, जैसा से हबीब बैंक ने जब अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की, तो उधर बहुत सारे ओल्ड एम्प्लॉइज़ थे। ओल्ड एम्प्लॉइज़ मतलब कि 55 के होंगे, 60 या 65 पे ज़्यादा ज़्यादा लोगों की रिटायरमेंट हो जाती है। तो 55 पे जो थे, उन्होंने उनको, या 50 पे थे, उन्होंने उन लोगों को गोल्डन शेक हैंड्स दिए, उनको वो दिए हाँ, गोल्डन शेक हैंड्स में आपको सैलरीज़ दे दी जाती हैं कि वो असल में जो एज के एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो अक्सर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वो आपके लिए बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैरियर्स बन जाते हैं। अब जो बैरियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रिमूव करती है री रिक्रूटमेंट के थ्रू।
और कभी-कभी जब यानी कि एक एम्प्लॉयी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से अदा नहीं कर सक रहा, तो उसके लिए ले-ऑफ्स या फायरिंग या एट्रिशन एट्रिशन होता है कि उनसे डेज़िग्नेशन माँग लिया जाता है और ये या ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ये इस तरह की ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं और किसी और जगह पे रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। ये डी-रिक्रूटमेंट की कुछ ऑप्शंस हैं। ये आप इनकी डेफ़िनेशंस वग़ैरह आप खुद देख लीजिएगा कि इसके अंदर यही चीज़ें हैं। फिर सिलेक्शन के प्रोसेस को जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस के अंदर जो हमने सुबह डिस्कस किया है, उसके अंदर हम लोग ये सारे कर चुके हैं, जिसके अंदर हम प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू एंश्योर दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड कि एप्रोप्रिएट कैंडिडेट हायर किया जाए एंड एक्सरसाइज इन प्रेडिक्टिंग which which applicants if hired will be or will not be successful in performing well on the criteria the organization uses to evaluate a performance और यानी कि ये रिजेक्ट एरर्स और ये सारी इनको लॉजिकली हैंडल किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स के पास ज़्यादातर अक्सर रहता है कि अगर उनके पास कोई रैशनल होगा या सिलेक्शन का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर तो उनके ऊपर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स सारे डिफाइंड होंगे यानी कि अगर अथॉरिटी दे दी जाए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट को कि आपने सिलेक्शन करनी है एम्प्लॉयज़ के लिए तो उसके पीछे पूरी उनकी वर्किंग होगी सॉफ्टवेयर की है कि अगर किसी एम्प्लॉय को रिजेक्ट किया गया है किन ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट किया गया अगर किसी को सिलेक्ट किया गया है तो किन ग्राउंड्स के ऊपर सिलेक्ट किया गया है तो इसकी भी ज़ाहिर पूछगिछ होती है पॉलिसी वालों की भी प्लस ऑडिट कमेटीज़ होती हैं उनकी भी ये इससे रिलेटेड पूछगिछ होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय को हायर किया गया है उसकी ग्राउंड्स क्या हैं किसी को नहीं हायर किया गया उसकी क्या ग्राउंड्स हैं और यहाँ पर यानी कि ये उसका सिलेक्शन डिसीजन और लेटर जॉब परफॉर्मेंस अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल और ये सारी एक उसके थ्रू आपको दिए गए हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वैलिडिटी ऑफ प्रिडिक्शन प्रूवन रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्शन device used and some relevant criteria for successful performance in an organization and high test scores यानी कि ये सारी जो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं इनके ऊपर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी या वैलिड उनको इस तरह से बनाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ के टेस्ट लिए जाते हैं और उनके अंदर जो उनकी स्कोर होता है उसके मुताबिक उनको हायर किया जाता है ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि एम्प्लॉइज़ एक कैपेबल है एक किसी भी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कैपेबल हैं अब रिलायबल कितना है ये भी डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच ए सिलेक्शन डिवाइस मेजर द सेम थिंग अब यानी कि जो भी सिलेक्शन डिवाइस आपने या सॉफ्टवेयर टूल यूज़ किया है टू असेस एन एम्प्लॉय जिसके अंदर उसके इंटरव्यू शामिल होंगे उसके बिहेवियर को असेस किया जाएगा उसको ओवरऑल उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा किसी भी एक के लिए तो वो कितना जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करने के लिए वो कितना रिलायबल है कि वो वही चीज़ मैयर कर रहा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैयर करनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए तो ये रिलायबिलिटी के कितना रिलायबल है आपका सारा टेस्ट वगैरह अब ये सिलेक्शन डिवाइसेस में एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं रिटन टेस्ट हैं परफॉर्मेंस सिमुलेशंस हैं इंटरव्यूज हैं बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस हैं एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से भी डाटा इकट्ठा किया जाता है और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है फिर फिजिकल एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट वगैरह किए जाते हैं बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में रेफरल्स अगर आ रहे हैं या किसी से भी पूछा जा सकता है कि ये एम्प्लॉई अगर किसी और जगह पर काम करता रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है फिर रिटन टेस्ट के अंदर टाइप ऑफ टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है एटीट्यूड टेस्ट हो सकता है एबिलिटी इंटरेस्ट ये थ्रू डिफरेंट वेज एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन को इंश्योर किया जाता है लीगल चैलेंजेस टू टेस्ट हैं लैक ऑफ जॉब रिलेटेडनेस ऑफ टाइम ऑफ टेस्ट आइटम्स और इंटरव्यूज क्वेश्चंस टू जॉब रिक्वायरमेंट अब ये चैलेंज यही है कि ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं सपोज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ परफॉर्म नहीं होगी लेकिन उसका एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल रेलिवेंट भी नज़र नहीं आएगा और वो एम्प्लॉय को ओवरऑल असेस करने के लिए लिया जाता है कि जिस तरह से बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको बिजनेस से रिलेटेड या उनके कोर्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती
बल्कि उनको बिल्कुल ही डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि उनके बेसिक टेस्ट हैं उनके थ्रू उनको असेस किया जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं और ये चैलेंज ये है कि लीगल उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि आपने एम्प्लॉय को किन टेस्ट के थ्रू असेस किया है। तो ये भी एक वैलिड होना इसके लिए भी ज़रूरी है। देन साइमुलेशन में उनको करवाया जाता है एक काम दिया जाता है किसी एक एम्प्लॉय को और उसको कहा जाता है कि ये आप इस काम को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये साइमुलेशन टेस्ट कहलाते हैं। टेस्टिंग एन एप्लीकेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म एक्चुअल जॉब बिहेवियर, यूज रिक्वायर्ड स्किल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक जॉब नॉलेज ऑफ द जॉब। सपोज एक एम्प्लॉय को सेल्स के लिए हायर करने लगे हैं, सेल आपने करवानी है उनसे, तो आपको कहते हैं कि आप ये आइटम्स लें और ये 5 आइटम्स को सेल करके दिखाएं। अब उनका बिहेवियर एट द जॉब क्या होगा, वो मार्केट के अंदर जाते हैं और उसको चीज़ को सेल करने की कोशिश करते हैं। अब उसको वो स्टडी किया जाएगा, या आप एक आउटलेट के ऊपर एक चीज़ को उनको कहा जाता है कि आप ये करके दिखाएं, तो उनको वो करके दिखाना होता है। ये सिमुलेशन टेस्ट जिसको बोलते हैं। देन वर्क सैम्पलिंग रिक्वायरिंग एप्लीकेंट्स टू एक्चुअली परफॉर्म अ टास्क और सेट ऑफ टास्क दैट आर सेंट्रल टू सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। एंड असेसमेंट सेंटर्स भी बने हुए होते हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को ले जाके उनके बिहेवियर को ओवरऑल असेस किया जाता है कि ये कितना कैपेबल है फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। और द सिलेक्शन अप्रोचेज जो इंटरव्यूज़ हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशंस हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। सजेशंस फॉर इंटरव्यूइंग, क्या सजेशंस ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आप वैसे देख लीजिएगा। कैन आस्क और कैंट आस्क कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, और इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी। और हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह की बातें नहीं पूछनी। और वुड यू रीलोकेट, या आर यू ओवर 18, इस तरह की बातें आपने नहीं पूछनी। ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और आपका ये बनता नहीं है। अब ज़्यादातर ये बनता है कि आपने जॉब से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस करने हैं।